नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं जो खास तौर पे देखें तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं रोबो सोल्जर्स की, क्योंकि जो रोबोटिक म्यूल है वो खास तौर पे चर्चा में है और ये कहा जा रहा है कि अब ये एक खास तरह की विशिष्ट तकनीक पर आधारित भारत की एक सेना होगी जो सीमाओं पर तैनात की जाएगी और ये हमारे देश की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो रोबोटिक मूल की बात करने वाले हैं, भारतीय सेना का एक नया हथियार साबित होने जा रहा है और इसी कारण से भारत के जो पड़ोसी देश हैं चीन, पाकिस्तान, वो अब कहीं ना कहीं इस भारत की एक महत्वपूर्ण पहल या इस तरह की विशिष्ट सेना से कहीं ना कहीं अब खौफ खा रहे हैं। तो इसी की आज चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर पूरा ये घटनाक्रम है क्या, रोबोटिक म्यूल होते क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो क्या हर मौसम में हर जगह तैनात किए जा सकते हैं। जो सबसे बड़ी मुश्किल की बात यही थी कि भारतीय सेना को विषम परिस्थितियों में हर मौसम में हर जगह तैनात करना एक बड़ी जटिलता थी। तो क्या इसका समाधान ये रोबोटिक म्यूल कर सकते हैं, ये हम खास तौर पे देखेंगे। इसके अलावा जो भी रणनीतिक पेलोड है उसको ले जाने की जो क्षमता है, हथियारों की जो फिटिंग की एक बड़ी समस्या होती थी, क्या उसको भी ये कर पाएंगे, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो भी इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर बात करेंगे। खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो रोबोट है क्या उसको सीमा सुरक्षा के संदर्भ में उपयोग में लाया जा सकता है, क्या इसमें कोई जटिलता भी है या फिर कोई भी इसकी सीमाएं नहीं है। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। जो भी निगरानी है, सशस्त्र जो गश्ती है या फिर खतरनाक इलाकों में जो तैनाती की बात कही जा रही है, मालवाहक जो कार्य हैं उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। सीमा सुरक्षा में देखें तो उपयोग में आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण रोबोटिक प्रणालियां पहले से प्रचलित में है उन पर भी संक्षिप्त नजर डालेंगे और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि भारतीय सीमाओं की जो सुरक्षा है उसमें जो रोबोटिक्स है उसकी जो आवश्यकता है वो एक लंबे समय से क्यों महसूस की जा रही थी। क्योंकि जो देश है, देश की जो परिस्थितियां हैं, वो जो ज्योग्राफी है, जो फिजियोग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो समान नहीं है। ऐसे ही मानव जो संसाधन है उसकी सीमाएं हैं और उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं, आतंकवाद के जो घुसपैठ से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, तो ऐसे जो विभिन्न मुद्दे हैं उनके समाधान में क्या ये कारगर साबित हो सकता है, इसके क्या फायदे होंगे, क्या चुनौतियां होंगी, इन सभी पर और इसका भविष्य क्या होगा और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक मूल सीमाओं पर तैनात भारतीय सेना का जो रोबो सोल्जर्स हैं इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 ये 140 दिवसीय गहन क्लासरूम प्रोग्राम है। कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं 3 जुलाई 2025 यानी 3 जुलाई 2025 से इस प्रोग्राम में जो कक्षाएं हैं वो स्टार्ट होंगी। मीडियम इसका हिंदी है। कोर्स के जो महत्वपूर्ण की फीचर्स हैं, जो भी की कह सकते हैं कोर्स हाइलाइट्स हैं, मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है उस पर खास तौर पे फोकस किया जाएगा। जो भी उत्तर लेखन है उसमें सुधार हेतु जो एडवांस अप्रोच है वो विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। फुल जो सिलेबस है उसका कवरेज होगा और इसमें देखेंगे तो 13 टेस्ट भी शामिल किए जाएंगे जो एक तरह से आपके अभ्यास के लिए होंगे। अनुभवी जो फैकल्टी हैं जो संस्कृति आईएएस से हैं वो इसमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। इसके अलावा ऑफलाइन के लिए जो बातें यहाँ पर दी गई हैं, जो ऑफर फी है सामान्य विद्यार्थियों के लिए इसकी जो फी है वो निर्धारित फी 40,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये केवल 25,000 में प्रदान की जा रही है। जबकि संस्कृति आईएएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो निर्धारित फी है वो डिस्काउंट के बाद अब केवल 20,000 है। वहीं ऑनलाइन के लिए अगर हम देखेंगे तो जो ऑफर फी है सामान्य विद्यार्थियों के लिए जो फी है उसमें डिस्काउंट के बाद ये 20,000 में है और संस्कृति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो कोर्स फी है वो केवल 15,000 है। तो ये बेसिक जानकारी है और अधिक अगर जानकारी चाहते हैं तो संस्कृति के जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप फ़ोन करके जो भी संबंधित जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक और न्यूज़ है, 71वीं बीपीएससी के लिए संस्कृति के द्वारा जो पीटी टारगेट बैच है वो संचालित किया जा रहा है। ये 70 दिवसीय कार्यक्रम है। डेली इस कार्यक्रम के तहत 2 कक्षाएं आपको प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक संडे को इस पर करंट अफेयर्स की क्लास होती है। प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। रेगुलर स्तर पे जो भी खंडवार टेस्ट हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती है और इसके लिए जो फीस है वो 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये 4,500 मात्र रखा गया है।
जो कक्षाएं हैं वो 30 जून 2025 से स्टार्ट है। तो ये न्यूज हमने देखा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अगर चाहते हैं तो 955124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यूज की बात करते हैं। रोबोटिक जो म्यूल है भारतीय सेना का एक नया हथियार, और चीन और पाकिस्तान की सीमा पर अब तैनात होंगे रोबो सोल्जर्स। इनकी जो खासियत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय सेना के संदर्भ में देखें तो अब आर्मी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि अब जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका अब समावेशन किया जा रहा है। और भारत के संदर्भ में देखें तो अब जो सेना है, जो रक्षा तंत्र है, वो क्या कर रहा है कि अब वो एक नए युग में क्या कर रहा है, अब वो प्रवेश कर रहा है, और इस तरह की जो भी तकनीक है उसका समावेश अपने सुरक्षा तंत्र में किया जा रहा है। जो भी अपने पड़ोसी देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, उनकी सीमाओं पर केवल सैनिक ही अब तैनात नहीं होंगे, बल्कि अब क्या है कि सुरक्षा जो प्रहरी हैं, जो हमारे देश के कह सकते हैं कि जो डिफेंस तंत्र है, उसमें अब देखें तो उन सुरक्षा सैनिकों के साथ अब अत्याधुनिक जो रोबोटिक म्यूल है, अब ये भी क्या करेंगे, वहाँ तैनाती देंगे, जो न केवल निगरानी करेंगे बल्कि दुश्मनों पर हमला करने में भी ये सक्षम है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगरानी करने के लिए ही इनको रखा जा रहा है, बल्कि अटैकिंग के लिए ये क्या कर सकते हैं कि अटैक भी कर सकते हैं, हमला भी करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो इस कारण से देखें तो अब जो हमारा सुरक्षा तंत्र है वो पहले से काफ़ी बेहतर होगा, और अब जो रोबोट हैं वो अब हमारे सेना में एक रणनीतिक साथी के रूप में काम करेंगे। थोड़ा सा रोबोटिक मूल के बारे में हम देखेंगे कि आखिर क्या है रोबोटिक मूल। तो आप देख सकते हैं, चित्र आपके सामने दिख गया होगा, और कई सारे जो शॉर्ट्स हैं, वायरल वीडियोस हैं, वहाँ पर भी आप इसके वीडियो देखे होंगे कि एक 4 पैर वाला ये क्या है, एक रोबोट है जिसके 4 लेग्स हैं, और ये दिखने में कैसा दिखता है, तो एक तरह से देखें जो संरचना है, जो इसका आकार है, वो डॉग, कुत्ते से मिलती जुलती है। इसे भारतीय जो कंपनी है, जो एरो आर्क है, उसने इसे बनाया है, और 10 किलोमीटर की दूर से ही ये रिमोट जो कंट्रोल है उससे क्या है, इसको ऑपरेट किया जा सकता है। यानी इसकी जो रेंज है कि जो भी ऑपरेटर है वो चाहे तो 10 किलोमीटर की दूरी से ही इन रोबोटिक जो म्यूल है इनका कहीं ना कहीं कंट्रोल इन्हें किया जा सकता है, और बिना इंसानी किसी भी इंटरफेरेंस के ये दुश्मन की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो कर सकता है और उसके ऊपर अटैक कर सकता है। इसमें जो भी लगे हुए तंत्र हैं, जो भी हथियार हैं, उनके माध्यम से उनके ऊपर ये फायरिंग करके उन्हें क्या कर सकता है, उन्हें मार गिरा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हर मौसम में ये क्या है, ये सक्षम है। यानी हर मौसम में क्या की जा सकती है कि किसी भी वेदर में, किसी प्रकार के मौसम में इसकी जो तैनाती है वो की जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसमें अगर देखें कि भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम चले जाते हैं हिमालयी क्षेत्र में, जहाँ पर तापमान काफ़ी कम होता है, तो इसकी विशेषता है कि अगर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है तो इतने कम तापमान वाले क्षेत्र में भी इसकी तैनाती हो सकती है। गर्म और जो कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र के जो दुर्गम या रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं, जैसे थार का मरुस्थल है, या जहां भी इस तरह के महत्वपूर्ण साउथ के कुछ जगह हैं जहां पर तापमान अधिक होता है, तो ये भी कहा जा रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये क्या है कि 55 डिग्री सेल्सियस तक के अधिकतम तापमान में ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि कार्य करने में सक्षम है। और साल के सभी मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ हो, रेगिस्तान क्षेत्र हो, नदी नाले हो, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में ये काम करने में पूरी तरह से क्या है, सक्षम है। दिन हो, रात हो, या किसी भी परिस्थिति में देखें तो ये जो रोबोटिक म्यूल है ये क्या है, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। तो ये इसकी खास विशेषता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रणनीतिक अगर कोई पेलोड है, कोई हथियार, कोई विस्फोटक सामग्री है, या फिर हथियार की फिटिंग की बात करें तो वो भी ये ले जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि 12 से लेकर 15 किलोग्राम का जो पेलोड है, या कोई एक्सप्लोसिव जो मटेरियल है, जो कह सकते हैं विस्फोटक जो पदार्थ है, उसको ये क्या कर सकता है, अपने साथ वहन कर सकता है। और इसमें देखें तो AK-47 इंसास LMG
स्नाइपर, टेबोर जैसे जो हथियार हैं वो आसानी से लगाए जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं AK-47 या फिर LMG, इनकी जो मारक क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो ये कितने घातक साबित हो सकते हैं। यही नहीं, सीमाओं पर ये छोटे मोटे जो सामान हैं वो ले जाने में भी पूरी तरह से कैपेबल हैं। तो ये खास बात है। इसके अलावा अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी जो गति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। निरंतर ये कार्य कर सकते हैं, 3.5 घंटे तक लगातार चल सकते हैं। चार्जिंग जो समय है वो 1 घंटे में पूरी तरह से ये चार्ज हो जाते हैं। बैटरी लाइफ जो इनकी है वो 21 घंटे, यानी एक बार चार्ज करने के बाद ये 21 घंटे तक नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल आप चार्ज करते हैं तो उसकी एक बैटरी लाइफ होती है, ठीक वैसे ही इनकी एक अपनी बैटरी लाइफ है। कैमरा और जो भी सेंसर सिस्टम है वो इसमें इनबिल्ड है। इसमें 5 जो थर्मल कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। जो इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो जो ऑप्टिक सेंसर है उससे ये 360 डिग्री की जो निगरानी है वो करते हैं, यानी अपने चारों तरफ ये क्या कर सकते हैं कि 360 डिग्री पर ये पूरा जो निगरानी है वो कर सकते हैं। और जो भी दुश्मन होगा उसकी सटीक जो पहचान है वो कर सकते हैं, उसका जो लोकेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। आकार में अगर देखें तो इनका जो वजन है वो 50 किलोग्राम के आसपास है। लंबाई 37 इंच से अधिक है, चौड़ाई 10 इंच है, ऊंचाई इनकी 27 इंच है। तो मोटे तौर पे इनका जो आकार है वो कुत्ते के जैसे ही जो उनका आकार होता है उसी के आसपास रखा गया है। खास तौर पे देखें इसके बारे में कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड जो लोकेशन है उन पर इनकी तैनाती सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेषताएं हैं, क्योंकि सीमाओं पर जहाँ मानव जीवन के लिए खतरा अधिक होता है वहाँ पर रोबोट की जो तैनाती है ये जवानों की जो जान माल की सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दुश्मनों का जो सटीक जानकारी है वो इकट्ठा करने में और जवाबी कार्रवाई करने में ये सबसे प्रभावी साबित हो सकता है रोबोटिक म्यूल। ये कवच और आक्रमण दोनों में खास तौर पे महत्वपूर्ण साबित होता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा इसके सुरक्षा के संदर्भ में देखें कि आखिर इसका जो उपयोग है कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, तो इसके जो उपयोग है कई सारे क्षेत्रों में किए जा सकते हैं। सबसे तो महत्वपूर्ण क्या है कि जो निगरानी की बात कही जा रही है तो निगरानी में ये पूरी तरह से कुशल साबित होंगे, क्योंकि पहले हमने बताया कि इसमें क्या है कि जो थर्मल कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और इस कारण से ये कहीं ना कहीं जो तापमान है उसके अनुसार ये विभिन्न जो टेम्परेचर है उसके अनुकूल ये काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा किसी भी मौसम में, किसी भी टेम्परेचर में, दिन हो या रात हो, विभिन्न परिस्थितियों में ये क्या करते हैं कि ये काम करते हैं। इसके अलावा पहले हमने बताया कि ये 360 डिग्री पर सुपरविजन कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। नाइट विजन की मदद से रात में भी ये विभिन्न गतिविधियों का सटीक पता लगा सकते हैं। और इसी कारण से देखें तो इसमें 5 तरह के जो थर्मल कैमरे हैं वो लगाए गए हैं ताकि अलग अलग जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये काम कर सके। इसके अलावा दूसरी जो इनकी विशेषता है, इनका जो उपयोग है वो क्या है कि ये गश्ती कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी सशस्त्र गश्ती है पूरे हथियार के साथ ये क्या कर सकते हैं, ये पेट्रोलिंग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये पेट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, गश्ती कर सकते हैं। रोबोटिक जो सिस्टम्स हैं उसमें जो घातक हथियार है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें LMG, आप समझ सकते हैं कितना घातक हथियार, एक साथ अनगिनत संख्या में गोली चलाई जा सकती है। इसके अलावा AK-47 इसमें इनबिल्ड किया जा सकता है। स्नाइपर जो गन्स हैं वो फिट किए जा सकते हैं। और यही नहीं, रिमोट के द्वारा ये क्या होगा, पूरी तरह से रिमोट के द्वारा ये ऑपरेट किया जा सकता है। तो इस कारण से देखें तो इसकी जो मारक क्षमता है, जो फायरिंग है वो सटीक है। और इस कारण से देखें तो सटीक निशानी और कह सकते हैं कि निशाने लगाने के साथ ही तुरंत जो जवाबी कार्रवाई है उसकी जो क्षमता है वो इसे काफ़ी मजबूत कर देती है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो जो खतरनाक इलाकों में तैनाती की बात है कि जो भी दुर्गम या जो भी कह सकते हैं कि कठिन परिस्थिति वाले, ज्योग्राफी वाले जो भी क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम किसी पर्वत क्षेत्र की बात करें, किसी पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, किसी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, दलदली क्षेत्र की बात करें, बर्फीले क्षेत्र की बात करें, या दलदली के अलावा अगर हम देखेंगे तो दुर्गम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, सीमा क्षेत्र हैं, यहाँ जहाँ पर जवानों को सीधे भेजना कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक होता है। जिस कारण से देखें तो अब इनकी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैनाती होगी, इस कारण से देखें तो जो मानव
क्षति होती थी, मानव की जो हानि होती थी, मानव के ऊपर जो जान माल का खतरा होता था, वो अब काफ़ी कम हो जाएगा। यही नहीं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पे अगर मालवाहक की बात करें तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण मालवाहक भी साबित हो सकते हैं किसी भी लॉजिस्टिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। खास तौर पे जैसे गोला बारूद है, खाद्य सामग्री है, दवाएं हैं, कठिन इलाकों में जो एक सप्लाई की समस्या होती है तो उसमें ये सक्षम है। तो इसके कई सारे जो उपयोग हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सीमा सुरक्षा में जो उपयोगी कुछ जो प्रमुख रोबोटिक्स प्रणालियां अभी तक काम कर रही हैं, जैसे रोबोटिक मूल की बात करें तो अब ये भारत में और क्या करेगा, तो निगरानी और हमलावर जो क्षमता है उससे ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि उसके इनबिल्ट है। और प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ये 10 किलोमीटर रेंज से ऑपरेट किया जा सकता है। हथियार फिटिंग थर्मल सेंसर से ये पूरी तरह से क्या है, ये लैस है। दूसरी जो बात है वो दक्ष रोबोट है, भारत का डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया है। बम को डिफ्यूजिंग या बम को डिफ्यूज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। विस्फोटक जो भी सामग्री है, कोई बम है या इस तरह का जो भी पदार्थ है, उसे ये क्या करता है, ये निष्क्रिय करता है। यूएसए की बात करें तो मार्स है, अमेरिका के द्वारा विकसित है, स्वचालित जो फायरिंग है वो करता है। टैक्टिकल जो सिचुएशन है उसमें भी ये अटैक करता है, फायरिंग करता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड का जो गॉड बोट है वो है, ये जलीय और स्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर निगरानी करता है, ये रोबोट है। और गोल आकृति में पानी में भी क्या कर सकता है, ये चलने में सक्षम है। तो अपना भी कहें तो जो रोबोटिक मूल है, आने वाले समय में इसे और एडवांस किया जा सकता है और धीरे धीरे ये दुनिया के जो विभिन्न इस तरह के एडवांस रोबोटिक सिस्टम है उनको भी मात दे सकता है। अब बात करें भारतीय सीमाओं की जो सुरक्षा है उसमें जो रोबोटिक्स है, इसकी जो नीड है ये आखिर क्यों पड़ी, तो ये इसलिए पड़ी कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अगर भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो टोपोग्राफी है, जो फिजियोग्राफी है, वो एक समान नहीं है। अगर आप कहेंगे तो एक तरफ आप देखेंगे राजस्थान की बात करेंगे और नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। गुजरात में दलदली क्षेत्र देखने को मिलेगा तो राजस्थान में थार का रेगिस्तान देखने को मिलेगा। तो उत्तर में आएंगे तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो साउथ में आएंगे तो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं, मध्य में आएंगे तो मैदानी क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं। तो विषम परिस्थिति देखने को मिलता है। खास तौर पर जो सीमावर्ती क्षेत्र जैसे एलओसी में जाएंगे तो वहां पर पर्वत पहाड़ी बर्फीले क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां भी जाएंगे तो जो स्थिति है लद्दाख और अरुणाचल में, तो यहाँ पर पर्वतीय और बर्फीले क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान वाले क्षेत्र पाकिस्तान से सटा हुआ जो सीमावर्ती इलाका है वहां जाएंगे तो अपेक्षाकृत गर्मी और वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। नदी क्षेत्र है जैसे बांग्लादेश से सटे हुए जो बॉर्डर है वहां पर निगरानी करना कठिन है। तो ऐसे विभिन्न जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर जो ज्योग्राफी एक तरह से अलग अलग है, जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो डिफरेंट है, जिस कारण से यहाँ पर सेना के सामने कई सारी चुनौतियां देखने को मिलती थी। इसके अलावा जो हम मानव हैं, जिसे बात करें जो आर्मी के सैनिक हैं, उनकी अपनी एक सीमाएं हैं। लगातार एक ही जगह पर 24 आवर्स जो चौकसी है, जो निगरानी है वो करना, इससे क्या होते हैं कि जो जवान हैं उनमें थकान, मानसिक जो तनाव है वो उत्पन्न होता है। और कई बार आप देखे होंगे कि लंबे समय तक किसी इस तरह के जो भी संवेदनशील क्षेत्र वहाँ पर जो सैनिक तैनात किए जाते हैं तो वो अवसाद तक में चले जाते हैं और खुद सुसाइड तक कर चुके हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं देखने को मिल रही थी, तो इस पर बड़े स्तर पर रिसर्च हो रहा था कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इन समाधानों में से एक समाधान देखने को मिला, वो है रोबोट। यानी ये कहा गया कि अगर इनके जगह पर रोबोट भी इनके साथ सहायक भूमिका में रहते हैं तो इनके ऊपर पड़ने वाला जो दबाव है, इनकी जो क्षति है वो कम की जा सकती है। इसके अलावा जो उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं, बर्फीले तूफान, बारूदी सुरंग, दुश्मन के जो हमले हैं, उनमें रोबोट जो जवान है वो क्या कर सकता है कि सैनिकों की जो जान है वो बचा सकते हैं और सामने वाले को क्या कर सकते हैं, वो मारकर गिरा सकते हैं। अब इसमें एक और लाभ है, जैसे आतंकवाद और जो घुसपैठ है, ये कुछ महत्वपूर्ण चैलेंज है इस समय भारत के सामने। सीमाओं पर अब स्मार्ट सेंसर और रोबोट और घुसपैठ का जो पता है वो लगाकर तुरंत क्या कर सकता है कि कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है। इसकी जानकारी जो भी सुरक्षा केंद्र होंगे उन तक भेज सकता है और इनको दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। 10 किलोमीटर की दूरी से भी इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। और इसी कारण से इनके कई सारी जो चुनौतियां थी
उनके कह सकते हैं कि जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो भी हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन पर अगर हम बात करेंगे, जैसे लाभ की बात करें तो ये 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं, 360 डिग्री निगरानी कर सकते हैं, जवानों की सुरक्षा कर सकते हैं। इनकी जो रिएक्शन जो कह सकते हैं कैपेसिटी है वो काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी फास्ट है। डेटा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उसके आधार पर ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसके सामने कई सारी जो चुनौतियां हैं, कई सारी जो चैलेंजेज हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो रोबोट हैं, इनकी जो कास्ट होती है, इनकी जो लागत होती है, इनका जो कह सकते हैं कि बनाने में जो कास्ट आती है वो काफ़ी अधिक होती है, और इस कारण से इनका जो रख रखाव है, जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी अधिक होता है। ये एक बड़ा मुद्दा है। यही नहीं, इनमें तकनीकी भी खराबी हो सकती है, और ये देखें तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में तुरंत इन्हें मेंटेन करना, इनकी मेंटेनेंस और वहाँ पर तकनीक जो सुरक्षा है वो उपलब्ध कराना एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर साइबर अटैक हो जाए। ये सबसे खतरनाक कह सकते हैं कि इसमें चुनौती है। ये अगर इनके ऊपर साइबर अटैक होता है तो ये फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हो सकता है कि दूसरा कंट्रोल करे, और उससे ये हमें लाभ पहुंचाने के बजाय हमारा ही नुकसान कर बैठेंगे। दूसरी बात, कठिन मौसम में देखें तो जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी उपकरण है इस रोबोट के, उनकी अपनी सीमाएं हैं। हो सकता है कि कुछ खतरनाक जो भी मुश्किल जो मौसम होते हैं, जैसे मान लिया कि जहां पर बर्फ, बहुत ही तापमान कम है, गर्म बहुत अधिक जगह है, काफ़ी पर्वत पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर इसके सामने समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ऐसे इन विभिन्न तकनीकों से, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, इससे लैस जो रोबोट हैं वो आने वाले समय में खुद के जो निर्णय हैं वो लेने में काफ़ी सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से उन्हें डेवलप किया जाएगा, ऐसी कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो की जाएगी, ताकि इन्हें ऑपरेट करना ही ना पड़े, ये खुद ऑपरेट कर सकें जैसी भी परिस्थितियां हों उनके अनुरूप। यही नहीं, जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, डीआरडीओ जो प्रमुख कह सकते हैं रक्षा उत्पाद जो संगठन है, अपने देश का संस्थान है, निजी जो स्टार्टअप्स हैं जैसे एरो आर्क ने इसे बनाया है, तो इनके द्वारा मिलकर इस तरह के जो रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, इन्हें आने वाले समय में हो सकता है कि जो भी अपनी ज़रूरतें हैं, खासतौर पर चीन, भारत, बांग्लादेश या इस तरह के जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर स्मार्ट बॉर्डर जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसके तहत इसमें कुछ विशिष्ट जो डिवाइस है वो लगाया जाए, और इस कारण से इन्हें और एडवांस बनाया जा सकता है। जो भी इनके सामने चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सकता है, जो लिमिटेशन है उसके स्तर पे इन्हें और एडवांस बनाया जा सकता है। तो ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखें थोड़ा सा रोबोट क्या होता है। रोबोट आप सभी जानते हैं, ये क्या है, एक मशीन है, एक यंत्र है जो स्वचालित रूप से चलता है, जिसको रिमोट के माध्यम से आप संचालित कर सकते हैं या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि खुद वो अपने हिसाब से ऑपरेट करे। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसमें कई सारे जो सेंसर्स हैं, मोटर, कैमरे, कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग जो यूनिट है वो इनबिल्ट होता है, और इसी के आधार पर ये पूरा काम करता है। इसका वर्क फंक्शन, इसका जो डिसीजन है वो इसी के आधार पर चलता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो रोबोट है ये है क्या, तो ये इलेक्ट्रो जो मैकेनिकल जो प्रणाली है, आप कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्या है, एक पूरा सिस्टम है, एक प्रणाली है, जिसके द्वारा क्या है कि ये क्या करता है, जो भी निर्धारित कार्य के लिए इसे बनाया जाता है उस कार्य को पूरी तरह से कुशलता के साथ, एक्यूरेसी के साथ ये क्या है कि करता है, क्योंकि इसी के लिए इसे डिजाइन किया जाता है। खास तौर पे किसी विशिष्ट कार्य के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है, और मानव की जो कुशलता है उस मानव की कुशलता से हो सकता है कि उसके बराबर या उससे अधिक कह सकते हैं कि एक्यूरेसी के साथ ये काम करने में सक्षम होते हैं। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो रोबोटिक्स है उसको कहा जाता है, रोबोटिक्स एक विज्ञान का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का एक शाखा है, जिसमें रोबोट को डिजाइन किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, संचालन, अनुप्रयोग से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो इस शाखा में संचालित की जाती हैं। जो भी कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सबका मिला जुला रूप जो होता है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो विज्ञान की इस शाखा में देखने को मिलता है। और इस शाखा के तहत देखें तो रोबोट जो होते हैं उनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो कई प्रकार की इनकी श्रेणियां होती है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक रोबोट बनाए जाते हैं, सर्विस सेक्टर के लिए सर्विस रोबोट बनाए जाते हैं, डिफेंस सेक्टर के लिए डिफेंस रोबोट होते हैं, मेडिकल सेक्टर के लिए
चिकित्सकीय जो रोबोट हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमनॉइड है, मानव की ठीक जैसी जो आकृति स्वरूप होता है, तो ह्यूमनॉइड जो मानव का रोबोट है वो खास तौर पे चर्चा में, जैसे आप देखे होंगे वीडियो वायरल रील्स में कि चीन जापान में इस तरह के जो ह्यूमनॉइड है वो काफ़ी डेवलप किए जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे जो काम हैं होटल में या इंडस्ट्री में बड़े स्तर पे जो ह्यूमनॉइड है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, टूरिज्म में, तो इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके अलावा देखें स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष में भी क्या है कि रोबोट का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका है। इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे इंडस्ट्री में असेंबली लाइन रोबोट काम कर रहा है, सर्विस सेक्टर में सफाई रोबोट और होटल रोबोट काम कर रहा है। सैन्य क्षेत्र में देखें तो रोबोटिक्स जो म्यूल है, जो ड्रोन्स है, ये भी क्या है एक रोबोट का ही प्रकार है। चिकित्सा क्षेत्र में देखेंगे तो सर्जिकल जो रोबोट है दा विंसी काम करता है। और ह्यूमनॉइड के संदर्भ में जो सोफिया है, काफ़ी आपने इसका वीडियो देखा होगा, जो हूबहू एकदम मानव की तरह ही वर्क कर रहा है देखने में भी। इसके अलावा जो स्पेस में देखें तो मार्स रोवर है। और इसके अलावा इनके जो कार्य हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे जो औद्योगिक रोबोट्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि कार निर्माण, वेल्डिंग, और सेवा में देखें तो घरेलू कार्य, ग्राहक सेवा। इसके अलावा रोबोटिक जो म्यूल है ये निगरानी, बम निष्क्रिय करने में पूरी तरह से सक्षम है। और मेडिकल सेक्टर में देखें तो सर्जरी करने में देखें तो बहुत बड़े स्तर पे इस समय रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा। यही नहीं, जो ह्यूमनॉइड है, ह्यूमनॉइड पूरी तरह से हम सभी की तरफ बात कर सकता है, सामाजिक संपर्क कर सकता है। और जो स्पेस रोबोट्स हैं जैसे मार्स रोवर है, इनका इस्तेमाल ग्रहों के खोज और उनसे जुड़ी जो भी अनुसंधान प्रणाली है उसमें किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हमने देखा। रोबोट के कई सारे घटक होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इसमें कई सारे सेंसर लगे होते हैं। ये क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो क्या करता है, ये प्राप्त करने का काम करता है। जैसे अगर देखें कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितनी है, विजिबिलिटी, रोशनी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या करता है, रिसीव करता है। दूसरी बात होती है कि ये एक्यूरेट, अगर बात करें कि इसकी जो गति है, जो क्रिया है, उसके संदर्भ में जो मोबिलिटी है उस पर ये बात करता है। दूसरी बात करें कि जो रिएक्शन है, जो क्रिया है, उस पर ये क्या करता है कि इसके घटक होते हैं कि उसकी मोबिलिटी देखी जाती है, उसकी क्रिया करने की बात देखी जाती है। जैसे इसमें लगे हुए जो एग्जाम्पल के तौर पे मोटर की हम बात ले सकते हैं, क्या है, जो मोटर लगे होते हैं। ऐसे ही देखेंगे तो प्रोसेसर लगे होते हैं, ये मूल रूप से इसका कंट्रोल यूनिट होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट घटक होता है। यहाँ पर निर्णय, जो भी डिसीजन होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे कंप्यूटर में सीपीयू में आप देखते होंगे कि प्रोसेसर लगे होते हैं, तो निर्णय लेने वाला सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और एक तरह से देखें तो ये क्या है, इन रोबोट का माइंड कहा जा सकता है, ये मस्तिष्क कहा जा सकता है। पावर सोर्स के लिए इसमें आप देखेंगे तो जो बैटरी होती है वो लगे होते हैं, या सौर एनर्जी के लिए सोलर इस तरह के इक्विपमेंट या पैनल भी इसमें इनबिल्ट किए जाते हैं। और इसमें कम्युनिकेशन पूरी प्रणाली लगाई गई होती है, जो क्या करती है कि जो भी डेटा होता है, जो भी आंकड़े होते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकती है। और इस आधार पर रिमोट से इन्हें क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। रोबोट के अगर उपयोग क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इंडस्ट्री में, मेडिकल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस में, एग्रीकल्चर में, शिक्षा में, आपदा में। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में तो जो इनके द्वारा आप देखे होंगे कि कई जगह रोबोटिक्स ड्रोन से क्या किया जा रहा है कि जो कह सकते हैं कि जो भी उर्वरक है उनका छिड़काव किया जा रहा है, जो बुआई है वो किया जा रहा है, कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, कटाई किया जा रहा है। तो अब कृषि क्षेत्र में इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, अगर आप देखें तो शिक्षा क्षेत्र में भी क्या है, रोबोटिक्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पे किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन वाले क्षेत्रों में, जो कि दुर्गम और कठिन परिस्थिति वाले क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर मलबा हटाने के लिए, खोज करने के लिए, बचाव कार्य के लिए क्या है कि इस तरह के रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, और इस कारण से देखें तो रोबोटिक्स में भारत की जो भूमिका है वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि एडवांस स्तर पे जो रिसर्च है वो अब भारत में किए जा रहे हैं। भारत के जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, डीआरडीओ है, इसरो है, आईआईटीज हैं, कई जो स्टार्टअप्स हैं वो रोबोटिक्स के क्षेत्र में बड़े स्तर पे इस समय अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे एरो आर्क है, असीमो है, रोबोटिक्स है, ग्रिड बोट्स है, या ग्रे ऑरेंज है। ऐसी कंपनियां उन्नत जो भी रोबोट हैं वो विकसित करने के लिए लगातार लगी हुई हैं। और अब देखें तो जो अपने देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी क्या है कि जो रोबोटिक्स टॉपिक्स हैं
और जो एआई को स्कूली स्तर पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ताकि बचपन से ही जो बच्चे हैं वो प्रारंभिक शिक्षा से क्या करें कि धीरे धीरे इन नई तकनीकियों के बारे में समझ सके, जान सके, जानकारी प्राप्त कर सके। कुछ महत्वपूर्ण अगर बातों की चर्चा करें रोबोटिक्स से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जो तकनीकें हैं, जैसे एआई है, निर्णय लेने और संवाद करने में ये पूरी तरह से कैपेबल बनाती है। मशीन जो लर्निंग है, ये डेटा को कहीं ना कहीं एनालिसिस करने में, सीखने में मदद करती है। जो कंप्यूटर विजन है, ये वस्तुओं को कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने में मदद करता है। और जो एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है, ये मानव की जो भाषा है वो समझने में मदद करता है। जैसे ह्यूमनॉइड अगर बनाया जा रहा है तो वहाँ पर नेचुरल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो काम करती है। रियल टाइम जो डेटा है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, सेंसर के संदर्भ में देखें तो ये क्या करता है, एक इंटीग्रेट, एक समन्वय करने का काम करता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन सबके साथ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। जैसे पहले हमने बात किया, जो भी फैक्टर कॉस्ट है, जो भी लागत है, वो काफ़ी अधिक है। इस प्रकार के जो भी एडवांस रोबोट होते हैं, इनमें टेक्नोलॉजी उच्च स्तर की होती है, और इस कारण से देखें तो एक मानवों के सामने बेरोजगारी का भी संकट है, क्योंकि इंडस्ट्री में, मेडिकल में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, शिक्षा में, विभिन्न क्षेत्रों में जो रोबोट का बढ़ता हुआ प्रभाव है, कहीं न कहीं आम जो कह सकते हैं कि मानव हैं, उनके संदर्भ में एक रोजगार पर संकट उत्पन्न कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए जोखिम हैं, क्योंकि अगर इन्हें हैक कर लिया गया तो फिर क्या है कि इनसे वो काम करवाया जा सकता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, और जब तक इन्हें कंट्रोल किया जाएगा ये काफ़ी कुछ नुकसान कर चुके होंगे। यही नहीं, जो एक इथिकल प्रश्न होता है, वो एक महत्वपूर्ण विषय इनके संदर्भ में है। कानूनी जो सवाल है कि रोबोट के द्वारा मानव की जो हत्या है, ये क्या इथिकल है, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भविष्य में अगर देखें तो मानव जैसा जो रोबोट है, जो ह्यूमनॉइड है, वो अब सामान्य तौर पे देखे जाएंगे, और इसकी शुरुआत कुछ देशों में हो चुकी है। खासतौर पे जापान में आप देखेंगे तो जो ह्यूमनॉइड है उनका जो प्रचलन है अब वो आम हो चुका है, और वहाँ पर स्थिति ये है कि घर, परिवार, होटल या ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि बड़े स्तर पे जो ह्यूमनॉइड है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हर क्षेत्र में अब ये क्या कर रहे हैं कि हम मानवों की सहायता, सुरक्षा करने में मदद कर रहे हैं। खेती से लेकर अदालत तक इनकी जो बढ़त है, इनकी जो पहुंच है, अब वो बढ़ चुकी है। और इसी कारण से देखें तो युद्ध और आपात वाले स्थितियों में इनका जो मानवीय हस्तक्षेप है, उसके बिना काम करना एक सबसे महत्वपूर्ण, लाभदायी हमारे लिए कार्य हो सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। रोबोटिक मूल किस भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ, एचएएल, एरो आर्क, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि जो रोबोटिक मूल है, जिसका इस्तेमाल अब अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न सुरक्षा दृष्टिकोणों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब इससे किस कंपनी ने बनाया, यही आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से आप अपना उत्तर हम तक प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।